बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने देखा था कि जो एटम्स का स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। उसमें ख़ास वेवलेंथ्स होती हैं, सारी वेवलेंथ्स मौजूद नहीं होती। ठीक है, ये जो एटॉमिक मॉडल है ये भी 1900 के आसपास ही फाइनल हुआ, जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी दी थी, ये भी उसी दौर की बातें। तो देखिए, नील बोहर्स का मॉडल हमने पढ़ना है, ये पेपर मॉडल पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है ना। लेकिन नील बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले क्या पता था लोगों को और बोहर ने क्या मसला हल किया, हम वो पहले थोड़ा समझ लें। कल भी मैंने आपसे कहा था, सबसे पहले जे थॉमसन ने एक एटॉमिक मॉडल पेश किया। उसने कहा भाई एटम की मिसाल पुडिंग की तरह की है। पुडिंग तो अगर हमारी समझ में नहीं आती तो हम खीर ले लें। खीर में हम चावल और दूध मिक्स करके बना लेते हैं और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ लोगों का मुख्तलिफ़ टेस्ट होता है। कोई ऊपर किशमिश रख देता है, कोई ऊपर बादाम रख देता है। तो वो जो खीर है उसने कहा वो पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, और वो जो हमने बादाम ऊपर रखे हुए हैं वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। समझ रहे हो? तो पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला हुआ और नेगेटिव चार्ज उसके अंदर समझो धसा हुआ है, पुडिंग के अंदर, खीर के अंदर। ये जे थॉमसन ने कहा था ये क्या एटम का मॉडल है। ठीक है, इस मॉडल को वेरीफाई करने के लिए रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। गोल्ड फॉयल का एक्सपेरिमेंट बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट है। उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या किए, बम्बार किए। एक उसने जैसे कॉपी का पेज है आपका, ऐसी उसने एक शीट ले ली लोहे की, हाँ गोल्ड की, 10⁻⁻7 मीटर थिकनेस की। उस पे अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट की। बहरहाल उस एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट रदरफोर्ड ने ही निकाला। उसने अपने एक एटॉमिक मॉडल दिया। उसने अपने एटॉमिक मॉडल को उसको कहा प्लेनेटरी मॉडल है। प्लेनेटरी मॉडल है क्या मतलब, जिस तरह सूरज के गिर्द सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इसी तरह रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने कहा ये जो जे थॉमसन ने कहा है कि पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ, ऐसी बात नहीं है। पॉजिटिव चार्ज तो सेंटर में, पॉजिटिव चार्ज सिर्फ कहाँ पर है, सेंटर में। तो फिर नेगेटिव चार्ज का, उसने कहा नेगेटिव चार्ज इसके बाहर है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज अगर बाहर है तो क्या नेगेटिव चार्ज रेस्ट में? अगर तो नेगेटिव चार्ज रेस्ट में होगा तो हमने चैप्टर 12 में पढ़ा था, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट, वो तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। सही है? जिस तरह सूरज और ज़मीन के दरमियान कशिश की क़ुव्वत है, अगर ज़मीन साकिन हो जाए तो सूरज उसको खींच ले। ज़मीन क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वो हरकत में। इस तरह उसने फिर कहा कि इलेक्ट्रॉन भी क्या है, हरकत में। इसको क्या कहा, प्लैनेटरी मॉडल। तो ये चीज़ें पता थी, नील बोहर के मॉडल से पहले ये सारी चीज़ें पता थी। क्या पता थी? एटम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल रीजन कंटेनिंग ऑल पॉजिटिव चार्ज। एटम के सेंटर में एक हिस्सा है जहाँ सारी का सारा पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर आउटसाइड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स उसके बाहर हैं। जे थॉमसन की बात गलत है। और कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एट रेस्ट, हालत सुकून में नहीं है, अदरवाइज विल फॉल टू द, वरना तो न्यूक्लियस में गिर जाते और एटम स्टेबल ही नहीं होता, फिर अनस्टेबल हो जाता। तो प्रॉब्लम क्या है इस मॉडल में? प्रॉब्लम क्या है रदरफोर्ड के? मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे मैक्सवेल की बहुत काम है क्लासिकल फिजिक्स में। मैक्सवेल ने कहा था जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेट करेगा, जब भी कोई चार्ज, तो वो एनर्जी इमिट करेगा। वो एनर्जी, अच्छा जब चार्ज एनर्जी इमिट करेगा तो उसकी एनर्जी फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही है? क्लियर है? तो अगर कोई चीज़ सर्कल में घूम रही है तो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमेशा होता है। सेंट्रीपिटल जो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना पार्टिकल की, भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन याद है ना। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है यूँ, तो यहाँ तो उसकी कोशिश है इधर चला जाए, इस पॉइंट पे उसकी कोशिश है इधर चला जाए, इस पॉइंट पे उसकी कोशिश है इधर चला जाए। तो डायरेक्शन वेलोसिटी की मुसलसल क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसमें एक्सेलरेशन है। कौन सा? सेंट्रीपिटल। तो जब उसमें एक्सेलरेशन है
तो मैक्सवेल की थ्योरी के मुताबिक उसको रेडिएशंस क्या करनी चाहिए, इमिट करनी चाहिए, और जब वो रेडिएशंस इमिट करेगा तो अपनी एनर्जी लूज़ करेगा। तो जैसे जैसे एनर्जी लूज़ करेगा वो छोटे ऑर्बिट में आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा और वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो रदरफोर्ड के मॉडल में भी ये खामी थी जिसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन, लोगों ने कहा भाई ये मैक्सवेल साहब तो ये कह गए थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एटम स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया मतलब एटम तबाह हो गया ना, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं रहा, नेगेटिव वो तो मिल गए, वो तो प्लस ये मुसलसल एनर्जी लूज करता रहेगा। जो एटम का स्पेक्ट्रम होना चाहिए वो कंटिन्यूस होना चाहिए। कल समझाया था ना कंटिन्यूस क्या होता है, एक जगह से स्टार्ट होगी वेवलेंथ और एक जगह पे कम होगी, इन तमाम वेवलेंथ्स को यहाँ होना चाहिए क्योंकि ये मुसलसल एनर्जी क्या कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो क्या मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और मुसलसल एनर्जी इमिट भी, इससे स्पेक्ट्रम से यही बात साबित होगी कि रदरफोर्ड की ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ी ठीक नहीं है। लेकिन बहरहाल बोर ने इसको करेक्ट किया। बोर ने कैसे करेक्ट किया, बोर ने मिक्स खीर पकाई, उसने क्लासिकल थ्योरी के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स लिए और मॉडर्न फेज के खासकर मैक्स प्लांक। तो देखिए मैक्स प्लांक की मदद से आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था कि जब भी रेडिएशंस किसी एलिमेंट से, किसी मेटल से, बल्कि उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन किया था, हमने पढ़ा नहीं है, कि कोई बॉडी जो रेडिएशन इमिट कर रही है तो वो फिक्स अमाउंट में कर रही है। वो फिक्स अमाउंट क्या था, एच। वो फिक्स अमाउंट क्या था, हाँ एच एफ। फिक्स अमाउंट क्या था, एनर्जी जो थी, या तो 1 HF होगा या तो 2 HF होगा, 1.1 HF नहीं होगा, 1 इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन। इसको क्या कहते हैं, कोई चीज़ अगर फिक्स अमाउंट में कोई भी काम कर रही हो, जैसे आजकल हमारे ATM बैंक जो है ना, हमारे ATM जो है, आप बैंक चले जाएं तो बैंक वालों को अगर आप कहें मुझे 9,532 रुपये चाहिए तो वो आपको देंगे, सही है। लेकिन आप ATM को ये नहीं दे सकते। ATM में तो ऊपर लिखा हुआ आता है 500 के मल्टीपल में, जो 600 रुपये भी नहीं देगा आपको ATM, 500 देगा, 1000 देगा, 1500 देगा, 500 को मल्टीपल। तो ये क्या है, क्वांटाइजेशन। वो आपको हर एक करेंसी फिक्स करेंसी देगा जो 500 का मल्टीपल होंगे। बात समझ में आ रही है। इसी तरह मैक्स प्लांक ने कहा था कि जो रेडिएशंस इमिट कर रही है ब्लैक बॉडी मेरा सॉलिड, वो हर एक अमाउंट की एनर्जी नहीं है, वो या तो HF है या तो 2HF है। अच्छा, तो इसी तरह बोहर ने क्या कहा, बोहर ने ये कहा, पढ़ लेते हैं। सेमी क्लासिकल मॉडल इसलिए कहते हैं, मैक्सवेल की थ्योरी भी इसने ली और मैक्स प्लांक की क्वांटाइजेशन भी। एक चीज़ ये नोट कर लें, ये MCQ में आ सकता है, ये हाइड्रोजन एटम के लिए इसने मॉडल पेश किया था, हर एक एटम के लिए नहीं पेश किया था। हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक। लेकिन अगर हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, हीलियम के बाद 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो हीलियम पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो वो भी 1 इलेक्ट्रॉन, और लिथियम से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो भी उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये इन पे एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2 हर एक एटम के लिए वैलिड नहीं है। बोहर ने क्या कहा, ये लाइन स्पेक्ट्रम से बोहर ने कहा यार मुझे ये लगता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे नहीं है कि कहीं भी पाया जाता है। जैसे ये जो स्पाइरल रदरफोर्ड के मॉडल में क्या था कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी है न्यूक्लियस के गिर्द, बोहर ने कहा ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन फिक्स जगह पे मौजूद है। इलेक्ट्रॉन किसी एक खास जगह पे और फिर दूसरी जगह पे मौजूद है, दोनों के दरमियान मौजूद नहीं है। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मेड बोहर थॉट अबाउट द ऑर्बिट्स एज सर्टेन प्लेसेस वेयर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट। ये पहला ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस से इसका कोई ख़ास डिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाएगा, इधर नहीं पाया जाएगा। दूसरा ऑर्बिट ये रहा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाएगा, इस रीजन में
रदरफोर्ड की थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता था, बोर ने कहा इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन खास डिस्टेंस पे। वही बात है, इसको अगर मैं कहता हूँ R1 तो उसने कहा ये 2R1 है, फ़र्ज़ किया समझाने के लिए आपको, ये क्या है 3R1 है, तो फिक्स नहीं हुआ ना, 1R1 हुआ, 2R1 हुआ, 3R1 हुआ, तो ये भी क्या हो गया, क्वांटाइज हो गया। तो बोर ने कहा ऑर्बिट्स भी क्या हैं, क्वांटाइज हैं। और ये आपने फिर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इस सारी कहानी को, लाइन स्पेक्ट्रा को फिर उसने कैसे एक्सप्लेन किया, उसने कहा जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में है वो अपनी एनर्जी इमिट नहीं करता। तो ये वाली ऑब्जेक्शन ख़त्म हो गई। हालांकि क्यों नहीं करता ये उसने नहीं बताया, मैक्सवेल की रूल से एनर्जी इमिट करनी चाहिए, इसने कहा एनर्जी इमिट, लोग कहते थे क्यों नहीं करता, ये कहता बस नहीं करता। ठीक है, इसका जवाब भी इसके बाद मौजूद नहीं था। खैर, लेकिन इससे स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन हो गया नहीं, इसने जो फॉर्मूला दिया उससे जो वेवलेंथ की वैल्यू आई वो वही आई जो एक्सपेरिमेंट से निकाल ली थी लोगों ने। तो इसका मतलब है ये बात जो की थी इसने क्या की थी, ठीक की थी। दूसरी इसने एजम्पशन क्या की, यही कि ये जो ऑर्बिट्स हैं ये कहीं भी मौजूद नहीं है, ये ऑर्बिट वहाँ मौजूद हैं जहाँ एंगुलर मोमेंटम h/2π होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h/2π या इसका कोई मल्टीपल यानी NH/2π। n क्या हो सकता है, 1 2 3। एंगुलर मोमेंटम याद है फर्स्ट ईयर में, m × v, ये होता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो क्या बन जाता है, एंगुलर मोमेंटम। तो नील बोर ने कहा था ये जो mvr है ये या तो h/2π हो या 2h/2π हो या 3h/2π हो, वो ऑर्बिट आपको मिलेगा। इसके अलावा ऑर्बिट देखो यहाँ से आप r निकाल लोगे ना, r रेडियस है, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई भी मास भी कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का। तो आप हर ऑर्बिट का रेडियस निकालोगे वो फिक्स आएगा, सही है। बहरहाल ये उसने एक पोस्टुलेट दिया। फिर लाइन स्पेक्ट्रा को उसने कैसे एक्सप्लेन किया, उसने कहा जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता है तो चूंकि दोनों के दरमियान एक फिक्स गैप है, एक फिक्स, ये 13.6 है और ये 3.4 है, ठीक है माइनस में, तो उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो खारिज करता है। बहरहाल ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इससे ज़्यादा है। तो जब ये यहाँ से यहाँ आएगा कितनी एनर्जी इमिट करेगा, जितना दोनों का क्या होगा, डिफरेंस होगा। इस तरह उसने स्पेक्ट्रम को क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया, मैथमेटिकल फार्मूला दिया, उस फार्मूले से हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम क्या हो गया, एक्सप्लेन हो गया। तो बोहर की थ्योरी को क्या किया गया, मान लिया गया, इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला फिर। ठीक है, चलो ये उतार लो। ये जो मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, वो यही है, बोहर मॉडल। ठीक है, इसकी मदद से बोहर ने रेडियस निकाला था कि जो उसने कहा था इलेक्ट्रॉन एक ख़ास जगह में मौजूद होगा, हर जगह पे मौजूद, तो उसने वो रेडियस निकाले थे। उसकी डेरिवेशन हम कल करेंगे। ठीक है, जो 3 मेन पोस्टुलेट्स थे वो दोबारा अपने जहनों में बिठा लें, कल भी वैसे हम देखेंगे। पहला उसने क्या कहा, जब तक इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में वो एनर्जी इमिट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसने कहा था बस ये एक स्पेशल केस है इसलिए इमिट नहीं करेगा। दूसरी बात ये है कि ऑर्बिट, वो ऑर्बिट एग्जिस्ट करेंगे जिनमें एंगुलर मोमेंटम h/2π का मल्टीपल होगा, NH/2π। पहले ऑर्बिट के लिए n1, दूसरे ऑर्बिट के लिए n2, तीसरे ऑर्बिट के लिए n3। यहीं से उसने फिर फॉर्मूला निकाला। और स्पेक्ट्रम को उसने कैसे एक्सप्लेन किया कि जब वो हायर एनर्जी के ऑर्बिट से लोअर एनर्जी के ऑर्बिट में आएगा तो एक रेडिएशन वो क्या करेगा, इमिट करेगा, एक फोटोन इमिट करेगा। उस फोटोन की जो वेवलेंथ होगी, फर्ज करें यहाँ से यहाँ आया इलेक्ट्रॉन, तो वो एक ख़ास एनर्जी का फोटोन, इस एनर्जी लेवल को हम कहते हैं E2, इसको हम क्या कहते हैं E1। तो E2 - E1 का फोटोन वो खारिज करेगा।
तो ये फिक्स होगा, जो इनके दरमियान एनर्जी का गैप होगा। जब पहले छत और दूसरे छत के दरमियान कोई गैप है ना, ये फिक्स गैप है। अगर पहले छत से आपको गिरा दिया जाए खुदा ना खास्ता, तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है 8 मीटर 8 फीट का, उतना ही गिरेंगे आप, ना उससे कम ना उससे, तो इलेक्ट्रॉन भी इतना ही गिरता है। बीच में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस नहीं है। खैर, कल 3:20 पे क्लास शुरू होगी, ठीक है।